प्रश्नमाला 2.1 चल रही थी और उसमें अपन ने कल HCF निकालना सीखा था। और एक अगर आपको HCF दे रखा है तो आप कैसे x का मान वगैरह ज्ञात करोगे वो अपन ने देखा था। आज अपन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको कुछ सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ दर्शाना पड़ेगा, ऐसे सवालों को कैसे करना है। तो ये जो सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि धनात्मक, आपको जैसे कोई बोला कि आपको कोई भी धनात्मक संख्याएं लिखनी है, वो भी किसके रूप में, x के रूप में कोई भी धनात्मक संख्याएं लिखनी है। अब देखो, अब धनात्मक संख्याएं दो तरीके की होती है। वो संख्या सम संख्या भी हो सकती है और वो संख्या क्या हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। अब अपन ने अभी तक ये याद रखा है कि सम संख्या मतलब जिसमें दो का भाग जाता है। यानी जैसे सबसे पहले अगर सम संख्या की बात करें तो कौन सी आती है, दो आती है। दो के बाद में 4, 6, 8, 10 ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है। इसके बाद में बात करें भी विषम संख्या की, तो विषम संख्या में दो का भाग नहीं जाता। तो जैसे देखिएगा भाई ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 वगैरह, ये सारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब देखिए अपने को क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि देखिए आपने ये देखा कि सम संख्या मतलब जिसमें दो का भाग जाता है और विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। अब देखो जैसे अब अपन यहाँ पर जैसे आपको बोला कि कोई एक सम संख्या लिखिए, आप कोई भी लिख सकते हो, भले आप 12 लिख दो वो भी सम संख्या है, आप भले 40 लिख दो वो भी सम संख्या, क्योंकि इनमें दो का भाग जाता है। लेकिन अपने को नॉर्मल जैसे जनरल एक कोई संख्या बोली कि भाई x के रूप में कोई संख्या लिखी, यानी एक आपको इस तरीके से एक संख्या लिखनी है कि उसमें सभी संख्याएं आ जाए। तो आपको कैसे लिखना, देखिए अगर आपको कभी भी कोई सम संख्या लिखनी है, ठीक है, कभी भी कोई सम संख्या लिखनी है तो आपको क्या लिख देना है, 2 × x। आपको क्या लिखना है, 2 × x, यानी क्या लिख देना, 2x। अब देखिए x की जगह सबसे पहले आप 1 रखिएगा, x की जगह 1 रखोगे तो 1 × 2 कितना बन जाएगा, 2, यानी ये संख्या मिल गई। इसके बाद में अगर x की जगह आप 2 रखोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी भाई 4 भी मिल गई। इसके बाद में 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। यानी अपने को अगर कोई भी सम संख्या का अगर आपको सामान्य अगर कोई रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 × x। तो ये समझ में आया भाई। देखो 2 का गुणा करेंगे x से, अपने को वो सम संख्याएं मिलती जाएगी, क्योंकि देखो सम संख्या का मतलब जिसमें दो का भाग जाता है। यहां पर भी आप देखोगे, देखो इसमें दो का भाग जा रहा है, क्योंकि देखो 2 से 2 ये कटा, मतलब 2 में 2 का भाग गया। तो किसी भी सम संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, 2x। अगर देखो भाई अब प्रश्न में, अब प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है। वैसे देखिएगा आप जैसे इसको 2x भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप 4x लिखोगे तो भी चलेगा, इसकी जगह आप 4x लिखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि देखो अगर 4 का भी किसी भी x से गुणा करवाओगे, आप जैसे 1 से करवाओ भाई, 1 × 4 क्या होता है, 1 × 4 4 होता है, और क्या 4 सम संख्या है, ठीक है। इसके बाद में x की जगह 2 रखते हैं, 4 × 2 8 भी सम संख्या है। यानी कोई भी एक आपने x ले लिया और x में आप अगर किसी भी सम संख्या का गुणा करवाओगे तो अपने को आंसर भी क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। यानी कि आप इसको भाई कोई भी सम संख्या को 2x, 4x, 6x, 8x वगैरह कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे जो छोटी, जो स्टार्टिंग में जो अपना मेन ध्यान देना है कि भाई सबसे छोटी कौन सी होती है, 2x, यानी 2x भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है भी विषम संख्याओं की, कि विषम संख्याओं को कैसे दर्शाना है। विषम संख्याओं को कैसे दर्शाना, तो देखिएगा आप ध्यान दीजिए। देखो जैसे कि ये 2 है, देखो आपने देखा भाई आप गिनती लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, ठीक है, यहां तक आपने ये लिख दी गिनती। अब आप देखिए भाई यहां पर देखा भाई ये 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या, 1 है विषम संख्या। फिर आपने देखा भाई 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। देखो भाई इसको समझोगे तभी अपन ये जो सवाल स्टार्ट करेंगे वो पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद में 3 वापिस आगे विषम, ये वापिस आगे सम, विषम। यानी देखिए भाई जैसे आपने विषम संख्या में कितना जोड़ा कि आपको सम संख्या मिली, 1 में कितना जोड़ने पर 2 आया, आपने +1 किया तो ये विषम से क्या बन गई, सम। फिर आपने सम संख्या में 1 और जोड़ा तो वो क्या बन गई, विषम। आपने विषम संख्या में 1 और जोड़ा तो आपको क्या मिल गई, सम संख्या। फिर सम संख्या में वापिस आपने 1 जोड़ा तो क्या बनी, विषम संख्या। यानी अगर देखो भाई आपको अगर सम संख्या से विषम संख्या निकालनी है तो भी 1 जोड़ना है, और विषम संख्या से सम संख्या निकालनी तो भी आपको 1 जोड़ना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि भाई अगर अपन क्या करते हैं कि 2x को अगर अपन सम संख्या बोलते हैं तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2x में अपने को 1 जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए भाई कैसे ये सही है कि नहीं, ये चेक करते हैं। देखो आप यहाँ x की जगह 0 रखो भाई, 0 × 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 + 1 कितना होता है, 1, तो आपको 1 मिली। इसके बाद में यहाँ 1 रख के देखिए भाई 1 × 2 2
2 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 3, 3 भी विषम है, यानी इससे अपने को कोई भी विषम संख्या मिल सकती है। तो ये इनका जो सामान्य रूप होता है भाई सम संख्या को और विषम संख्या को लिखने का, उसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है भाई। एक आपको जैसे बोला कि अगर कोई संख्या x है तो उसके बाद में दूसरी संख्या क्या आएगी। देखो भाई जैसे लगातार आपको बोला कि 2 के बाद क्या आता है तो आप बोलते हो 3 आता है। आपने भाई बोला कि 2 के बाद क्या आता है तो 3 आता है। 3 कैसे आया भाई, एक जोड़ने पर। तो अगर एक संख्या x है तो उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, x + 1, क्योंकि उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो भाई 2 के बाद ये 3, 3 के बाद में क्या आता है 4, यानी इस 3 में आपको वापिस 1 जोड़ना पड़ेगा तो अगली संख्या, तो आपको इसमें वापिस 1 जोड़ना पड़ेगा। देखो ये x + 1 पहले से थी, इसमें 1 और जोड़ोगे, यानी अब ये कितना हो गया 1 और 1, यानी इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो ऐसे आप कोई भी संख्या निकाल सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सम संख्या का सामान्य रूप 2x होता है, विषम संख्या को क्या लिखते हैं 2x + 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बता दिया। आप अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न कैसे करना है। यहां जो अपने को प्रश्न दे रखा है ये तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपन। यहां अपने को बोला है इसमें कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, आपको क्या बोला है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए भाई इस प्रश्न में वापस मैं आपको यहां देखो सबसे पहले बोला है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, आपको बोला है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है और वो किसके रूप का होता है, 8q + 1 के रूप का होता है। अब देखिए समझिएगा इसको कैसे अपने को करना है। आपको बोला है कि कोई भी अगर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी तो वो इस रूप में लिखी जाएगी। अब समझिए भी इस रूप में कैसे लिखी जाएगी। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई संख्या देखो जैसे आपको सम संख्या लिखनी है उसको आप 2x लिख सकते हो। अगर सम संख्या 2x है तो उसकी विषम संख्या क्या बन जाएगी 2x + 1, क्योंकि एक जोड़ने पर अगली संख्या आएगी, मतलब विषम संख्या आ जाएगी। अब देखो यहां पर अपने को क्या सवाल में 2 दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो और मैं कैसे सम संख्या को लिख सकता हूं 4x, क्योंकि x के साथ में आपको कोई भी सम संख्या गुणा करवाओगे तो ये मिलेगी। अब देखो 4x, अगर एक सम संख्या अगर 4x है तो दूसरी भाई उसकी विषम संख्या क्या हो जाएगी 4x + 1। क्या अपने को भी 8 मिला, अभी तक नहीं मिला, तो अब अगली देखो भी क्या आ सकता है भी, और 2 4 फिर क्या 6x ले सकते हो। अगर ये 6x है तो उसकी विषम संख्या क्या बन जाएगी 6x + 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 6 अपने को तो चाहिए 8, तो भाई 6 के बाद में और चेक कीजिए भाई 8x अब की बार रखते हैं, ठीक है। देखो 6 के बाद वैसे 7x आता है। अब 7 का किसी से भी गुणा करोगे, 7 विषम संख्या, देखो 7 यहाँ 1 रखोगे, 1 × 7 क्या होता है 7, मतलब विषम संख्या का गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, इसलिए अपने को तो चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगर ये सम संख्या 8x है तो अगली उसकी जो विषम संख्या होगी वो क्या मिलेगी 8x + 1, और अपने को 8 मिला। अब यहाँ अपने x काम में लिया, उसकी जगह अपने को क्या काम में लेना है q काम में लेना है, ठीक है। तो आप देखो इस सवाल में, आप देखो ये तो आपको अभी देखो जैसे आंसर पता चला कि भाई आप अगर कोई भी एक, जैसे ये विषम धनात्मक पूर्णांक है वो अपना क्या हो जाएगा 8x + 1 हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है तो देखिएगा आप, सबसे पहले देखिए अपने को भाई बोला है कि वो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे माना तो आप सबसे पहले आपको एक कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, आपको जैसे कि a मान लेना है, ठीक है। आपको कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेना है, a मान लेना है। अब देखिए भाई आपने एक ये जो पूर्णांक माना, ठीक है। अब देखिएगा आपको जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी वो क्या कहते हैं उसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें आपको लिखवाया था कि a = bq + r होता है कि नहीं होता, ये a = bq + r, ये आपको लिखवाई थी। तो इसमें अब इसकी तुलना आपको किससे करनी है, तो देखो भाई, तो देखिएगा आप, जैसे देखिए अब आपको लिखना है कि सम संख्या, तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो सम धनात्मक पूर्णांक कैसे लिखा जाएगा। अब मान लिया कि देखिए कोई एक संख्या a है, या आप इसकी जगह आप क्या मान लीजिए भाई q मान लीजिए, क्योंकि प्रश्न में अपने q काम में आ रहा है। तो देखो आपने अगर इसको q माना, ठीक है, इसको अगर q माना तो धनात्मक संख्या क्या लिखी जाएगी वो देखिएगा आप, सम धनात्मक संख्या। सम संख्या को कैसे लिखते हैं भाई, उसके साथ में 2 का क्या करवाते हैं गुणा,
कोई भी चर है उसके साथ में 2 का गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, सम संख्या। लेकिन अपने को भाई लाना है 8q + 1, अपने को 8 चाहिए तो यहां पर किसका गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे, तो यानी कि वो सम धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो गया, 8q हो गया। अब अपने को निकालनी है इसका क्या निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अपने को इसका क्या निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो विषम संख्या अपने को पता है कि विषम संख्या जस्ट उसके बाद में आती है, यानी 1 जोड़ने पर आती है। तो इस सम संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी। तो बस इतना अपने को लिखना है इसमें, बाकी आगे कुछ नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को काम में लेना है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्या होता है, 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब अपने को यहाँ ये बताना है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका घन, उसका जब घन करेंगे तो वो किस रूप में आएगा, या तो 9q के रूप में आएगा, या 9q + 1 के रूप में आएगा, या फिर 9q + 8 के रूप में आएगा। तो देखिएगा अपने को यहाँ पर ये लाना है कि किसी भी संख्या का घन या तो 9q या 9q + 1 या 9q + क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए इन सवालों को आपकी बार आपको घन निकालना है किसी संख्या का, वो भी कैसी, सिर्फ आपको बोला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ पर विषम संख्या नहीं बोली, यहाँ पर कोई सम संख्या की बात नहीं की है, सिर्फ आपको क्या बोला है कि एक धनात्मक संख्या है। तो देखिए इन सवालों को कैसे करना है, तो आपको भाई आपको मान लेना है कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक आपको क्या मान लेना है, जैसे कि आप क्या मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अपन ने a मान लिया, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। अब देखिएगा आपने ये मान लिया कि माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक a है। अब अपने को समझना है कि भाई यहाँ पर ये कैसे आएगा, अपन यहाँ a काम में ले रहे हैं, ये q कैसे आएगा, तो ये समझिएगा आप। देखिए अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, अब अपने को भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अपन ने ये पढ़ा था कि a बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि a बराबर क्या होता है, bq + r। a बराबर क्या होता है, bq + r। a होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। अब देखिए आप इन दोनों की देखो, आप यहाँ तुलना कीजिए, जैसे कि किसी भी एक से तुलना कीजिए इन तीनों में से, आप देखोगे भाई यहाँ q के साथ में क्या है, b है, और बाकी सभी में q के साथ में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। मतलब b का मान कितना हो गया भाई, 9। आप या तो b का मान 9 लीजिए, या फिर आप ये देखिए कि यहाँ बात किसकी चल रही है, घन करने की, ठीक है, घन की बात चल रही है। तो घन की अगर बात चल रही है तो देखो आपको ये देखना है कि या तो भाई किसी का स्क्वायर करने पर अपने 9 आता है, या किसी का घन करने पर 9 आता है, आपको चेक करना है। अपन देखते किसी का घन करने पर 9 तो नहीं आता, लेकिन किसी न किसी का वर्ग करने पर 9 जरूर आता है। और किसका वर्ग करने पर 9 आता है, 3 का वर्ग करने पर, यानी अपने को यहाँ b का मान कितना लेना है, 3 ले लेना, समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 4q, तो आप यहाँ ये चेक करते कि भाई किसका वर्ग करने पर 4 आता है, तो आप यहाँ b का मान क्या ले लेते, 2 लेते, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 आता है। तो आपको इन सभी संख्याओं को देखना, अपने को क्या लाना है, वो आपको देखना भी ये किसका वर्ग करने पर आया, तो कि भाई 3 का वर्ग करने पर। तो यहाँ आपके ये b का मान कितना हो जाएगा, आपने b का मान क्या ले लिया भाई, b बराबर 3 ले लिया। अब देखो यहाँ अगर b बराबर आप 3 रखोगे, ठीक है, b बराबर आपने कितना रखा, 3, तो आपको मिलेगा a बराबर bq, b की जगह आपको 3 रखना है, b की जगह 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × q प्लस कितना हो गया, r। अब देखो अब और आगे ये समझिएगा आप कि कैसे इसको करना। देखिए अब ये 3q प्लस r आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए कि अब आपको सिर्फ ये जो r है, जैसे पहले आपको क्या दे रखा है 9q, उसमें तो कोई r वगैरह है नहीं, तो आपको देखो भाई सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको एक एग्जांपल जैसे पहले ले लेते हैं। अपन जैसे क्या ले लिया अभी 5 में मैं दे रहा हूं भाई 4 का भाग, 5 में अपन ने 4 का भाग दिया भाई, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा, 4 आएगा, शेषफल कितना बचेगा। अब ये जो शेषफल मिला है वो भाजक से छोटा है कि बराबर है या बड़ा है, तो अपन ने देखा भाई छोटा है। अगर मैं और जैसे थोड़ी बड़ी संख्या ले लूं भाई, 4 की जगह मैंने 6 ले लिया, अब 4 का भाग जाएगा, एक बार ही जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा,
6 में से 4 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2। अभी भी शेषफल क्या है, छोटा है। देखो अभी यहाँ जो बताऊंगा उसके लिए ये समझना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने और संख्या को बड़ा कर दिया, 7 में 4 का भाग दिया, जाएगा कितनी बार, एक बार भाग जाएगा, 4 बचेगा, सॉरी 4 आएगा और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, शेषफल 3। अभी भी इससे क्या है, छोटा है। अगर मैं और 7 से और बड़ी संख्या लेने जाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को, 8। अब देखो अगर अब इसमें कैसे भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 यानी पूरा आ गया, 8 में से 8 गए, फिर क्या आ गया 0। अब देखो जैसे ये क्रम चल रहा था कि जैसे जैसे मैं संख्या को बढ़ा रहा था शेषफल भी 1 बढ़ रहा था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब क्या आना चाहिए था 4, लेकिन 4 नहीं आया, सीधा क्या आ गया 0। यानी कि देखो अब ये 0 भी तो 4 से छोटा है। तो देखो भी आपने ये देखा कि जो शेषफल है हमेशा ये जो भाजक है उससे क्या आ रहे हैं, छोटे। देखो 1, 2, 3, 3 के बाद में 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 तो इसके बराबर हो जाएगा, तो कभी भी इसके बराबर शेषफल नहीं आता। अब देखो कैसे, अगर बराबर लाना है तो कैसे लाते हैं अपन, देखो मैं 4 का भाड़ा एक बार बोलता, यहाँ 4 आता, ठीक है भाई, वैसे ये गलत है। देखो 4 का भाड़ा एक बार बोला 4 आता, अब 8 में से 4 जाके कितना बचता 4। फिर अपन क्या करते, 4 में वापस 4 का भाग देते, एक बार जाता, क्या भाई 4 का भाग 8 में 11 बार जाता है, मतलब ये तरीका गलत है। अब ये तरीका गलत है, कैसे पता चला, आपको अगर ध्यान रखना है कि जो शेषफल मिलता है वो कभी भी इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अब देखो हमेशा जो शेषफल आएगा अगर इसके बराबर आ रहा है मतलब आपने भाग देने में कोई न कोई गड़बड़ी की है, ठीक है। तो देखिएगा भाई शेषफल कभी भी इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, यानी छोटा आ सकता है। यानी देखो अगर भाजक 4 है तो शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 0। इसकी जगह अगर भाजक अगर 7 होता, अगर भाजक 7 होता तो शेषफल 0, 1, 2 और लास्ट कहां तक आ सकता है 6 तक, यानी 0 से लेकर इससे कम वाली संख्या तक अपने शेषफल आ सकता है। तो यानी कि जो भाजक होता है उससे, तो अगर जैसे आपको कोई भी भाजक दे रखा है तो आप बता सकते हो कि इन 6 में से कोई ना कोई इसका शेषफल होगा। तो यहाँ भाजक 3 है तो इसका शेषफल क्या क्या हो सकता है, इसका शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो शेषफल जो r है, यानी कि जो r का मान है वो कितना हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर कितना होगा 2 होगा। यानी कि जो आपको जिसका यहाँ पर जो भाजक है उससे आपको कम वाली संख्या तक आपको लिखना है। तो ये तो अपन ने r के अलग अलग मान निकाले, एक बार 0 है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। अब देखिए अब आपको इसके अंदर क्या करना है, एक बार r का मान 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है 2 रखना है। सबसे पहले r बराबर किसके लिए, 0 के लिए। अब देखिएगा r बराबर 0 के लिए नहीं है, शेषफल अगर 0 आता है तब देखो भी आपकी संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 3q प्लस 0, यानी अपने को क्या मिला, a बराबर 3q, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वो 3q बचेगा। अब ये तो है वो संख्या। अब प्रश्न में बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अपने को यहाँ क्या करना है, उसका घन। तो घन करेंगे, घन मतलब उसकी कितनी घात लगानी है, 3। घन मतलब भाई किसी भी संख्या की घात 3 लगानी। तो यहाँ मैं घन करूंगा तो a की भी घात 3 आ जाएगी और 3q की भी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिएगा ये इसका a का घन तो एक q भी रहेगा। अब देखो 3 का घन करेंगे, 3 की घात 3 मतलब 3 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आता है भाई 27, और ये q की घात 3 मतलब कितना आएगा, q का क्यूब, ठीक है भाई। अब यहाँ ये समझने वाली बात है। अब देखो भाई प्रश्न में अपने को बोलना है कि किसी भी संख्या का घन अपने को मिला है 27 क्यूब, ठीक है, 27 क्यूब मिला है। अब देखिएगा आप यहाँ पर अपने को भाई लाना क्या है, सबसे पहले 9 लाना है। तो इसको भाई इस संख्या को ऐसे आप तोड़िए कि इसमें अपने को 9 मिल जाए। इसको कैसे तोड़ोगे, तो भाई 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3। तो 9 इंटू 3 27 होता है। तो मैंने 9 को अलग कर दिया, ठीक है भाई, 9 को अलग कर दिया, 3 को अलग लिखा, और ये क्या है क्यूब है, ठीक है भाई, क्यूब लिखा। अब देखिए भाई अब अपने को अब ये इस सवाल में कैसे करना पड़ेगा कि अब देखो ये 9 तो आ गया, अब अपने को क्या चाहिए क्यूब, लेकिन इसकी जगह क्या आ रहा है भाई 3 क्यूब। तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसकी जगह आप क्यू लिख सकते हो और कोष्टक में लिख देना कि जहां ये जो आपने क्यू लिखा है वो किसकी जगह लिखा है, 3 क्यूब की जगह लिखा है। तो आप वैसे यहाँ पर अपने को कोई भी और आपको चर काम में लेके चलना था, लेकिन कोई नहीं, क्यू काम में लिया तो भी चलेगा। तो आपने क्या किया कि भाई इसको हटा के आपने इसकी जगह क्यू लिखा, तो अब अपने को पहला वाला रूप तो मिल गया 9q, ठीक है। यानी पहले 0 रखा, आपको a बराबर 3q मिला, इसका आपने घन किया तो आपको ये मिला। अब अपने को 9 चाहिए था, तो इसको इस तरीके से तोड़ो कि इसमें 9 दिख जाए। तो 9 अलग लिया तो दूसरा क्या आएगा 3।
अब 3 क्यूब को आपको भाई क्यू लिख देना है, तो ये बन गया 9 क्यू। इसके बाद में दूसरा अपन करते हैं r बराबर 1 के लिए। r बराबर 1 के लिए क्या होता है, देखिए r बराबर 1 यानी इसमें r की जगह 1 रखना है, तो a बराबर मिलेगा 3 क्यू प्लस 1। अब आपको संख्या ये मिली, अपने को निकालना है इसका घन। प्रश्न में वर्ग दे रखा है तो वर्ग निकालना है, और घन दे रखा है तो घन निकालना है। अब देखिए कैसे करना है, अब घन निकालना है मतलब घात कितनी लगानी है, 3, इसकी भी घात 3, और बराबर के जो दूसरी साइड में है उसकी भी घात 3। अब देखिएगा भाई a का क्यूब तो होता है a क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे अगर मैं इसको अगर a मानूं, इसको अगर b मानूं, और बीच में प्लस है उसकी घात 3, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली कोई एक सर्व समीकरण आपको याद है कि a प्लस बी की घात 3, ये सर्व समीकरण क्या होती है, तो वो होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। यानी ये 9th क्लास की सर्व समीकरण जो है वो यहाँ पर आपको काम में लेनी पड़ेगी। तो कैसे करना, देखो a की जगह जो आएगा वो यहाँ काम में लेना है a की जगह, और b की जगह जो आएगा वो b की जगह काम में लेना है। तो तुलना की आपने a की जगह क्या आ रहा है भाई यहाँ 3 क्यूब, और b की जगह क्या आ रहा है 1। तो a का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 3 क्यू का क्यूब। फिर बाद में करना है 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। देखिए भाई 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए यानी किसका स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर, और इंटू आपको करना है बी, बी यानी किसका गुणा, 1 का गुणा। अभी आगे देखिए, और अभी तो और चल रहा है, ठीक है। ये 3 इंटू ए का, ए तो सिंगल आएगा ए, और बी का क्या करना है स्क्वायर, बी कितना है 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर। फिर प्लस आपको करना है बी की घात 3, बी का क्यूब, बी यानी 1 का क्यूब। चलो भाई यहां तक तो इसको कर लिया अपन ने। a क्यूब बराबर, अब देखो 3 की घात 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 9 की घात 3 मतलब 9 का क्यूब होता है, 9 क्यूब, सॉरी q की घात 3 मतलब q क्यूब हो जाएगा। अब देखो भाई 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। ये एक तो गुणा करो भले मत करो, फिर q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो भाई प्लस, अब 3 इंटू 3 9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये 9 हो गया, और ये q है एक बार तो वो लिखा। और आगे देखिए भाई ये 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब देखिए भाई क्या, देखो भाई ये जैसे पहला दूसरा तीसरा, इन सभी में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ये जरूर देखा कि यहाँ पर ये जो सभी संख्या है उनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, यानी इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 9 कॉमन आएगा बाहर। तो आपको सिर्फ 9 को लेना है, q को बाहर नहीं लेना है। तो 9 को अगर बाहर लो, अब देखो इसमें से 9 कॉमन लिया तो भाई 9 का 27 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 या 27, और ये क्या है क्यूब है। इसके बाद में ये वापस 27 है, 27 में वापस 9 का भाग दीजिए, कितनी बार 3 बार, क्यू स्क्वायर, और 9 में से 9 कॉमन आया तो भाई सिर्फ क्या बचेगा क्यू बचेगा, और ये प्लस का एक वो तो अलग से है। अब आपको क्या करना है, देखो अब सवाल में वापस जाना है, अब दूसरा वाला अपने को लाना है। देखो 9 चाहिए था, 9 अपने को दिख रहा है, 9 के गुणा में क्यू आना चाहिए, बाकी इतना दिख रहा है, तो इस पूरे को क्या बना दो आप क्यू बना दो। तो इस पूरे को अगर मैं क्यू बनाऊं, यानी कि देखो भाई तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये 9 तो था पहले से, इस पूरे को मैंने क्यू बना दिया, ये पूरा क्यू बना, और प्लस में क्या आ रहा है 1, यानी अब ये इस रूप में हो गया। आपको फिर कोष्टक में लिख देना है कि जहां आपने ये जो क्यू लिखा है वो क्यू क्या है भाई, क्यू किसके बराबर, क्यू किसकी जगह लिखा है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू। अब आपने दूसरा वाला रूप भी निकाल दिया, अब तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए आपको r की जगह कितना रखना पड़ेगा 1, अब कितना रखोगे 2 रखोगे। तो r बराबर 2 के लिए, ठीक है भाई, r बराबर 2 रखोगे। चलिए भाई रखते हैं, तो अपने को मिलेगा a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो आपको मिला a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब अपने को तो करना है घन, यानी कि भाई देखो भाई a की घात 3 लगा दी, और 3 क्यू प्लस 2 की भी घात कितनी लगा दी 3 लगा दी। अब जैसे यहाँ पर ये सर्व समीकरण काम में ली थी, अब यहाँ पर भी वो की वही काम में लेनी है। a की जगह a का मान 3 क्यू और b का मान अब की बार कितना काम में लेना है 2 काम में लेना है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। देखो भाई सबसे पहले आता है a की घात 3, a यानी किसकी घात 3 क्यू की घात 3। इसके बाद में आता है 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक है भाई 3 क्यू का स्क्वायर। फिर इंटू करना है b यानी कि ये वाला b कितना है 2 है, 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर प्लस 3 ab स्क्वायर, 3 इंटू ए कितना है भाई 3 क्यू
और b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b की घात 3 मतलब किसकी घात 3 2 की घात 3। ये तो भाई सूत्र में मैंने सभी के मान रखे, अब इसको हल करना है। 3 की घात 3 मतलब 27, q का क्यूब कितना होता है q क्यूब। देखो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 या 27 और 27 दूनी कितना 54, कितना हो जाएगा भाई, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इसी प्रकार देखो भाई 3 इंटू 3 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 क्यूब, 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 8। अब आपको देखो भाई प्रश्न में ये देखो 8 लाना, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखिए क्या किसी सेम अब यहां पर भी आपको देखो भाई कॉमन में क्या लेना है, प्रश्न में क्या चाहिए 9, तो इसमें से आप क्या कर लो सिर्फ 9 को कॉमन में लीजिए बाहर, यानी कि जो अपने को आंसर लाना है उसके हिसाब से अपने को इसको करते जाना, ठीक है। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा भाई 3 बार, और क्यू क्यूब का क्यू क्यूब, और 9 का 54 में जाता है 6 बार भाग, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, और 9 का 36 में जाता है 4 बार भाग, और क्यू की जगह क्यू, और ये प्लस 8 तो है ही। अब देखिए भाई अपने को क्या करना है, 9 चाहिए था 9 है, इस पूरे की जगह क्यू रखना है, और प्लस ये 8 चाहिए तो ये इस रूप में भी आ गया। और आपको लिख देना है कि जहां आपने ये क्यू रखा है वो किसकी जगह रखा है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो ये आपको तीनों रूप मिल गए, ठीक है भाई। ऐसे इसको करना है। अब देखिएगा, अभी देखिए अपन ने जो प्रश्नमाला 2.1 पढ़ी है उसका एक प्रश्न कल ही अपने 2000 सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में, कि 90 और 144 का एचसीएफ निकालना है कौन सी प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 और 144 का आपको एचसीएफ निकालना बताया है। फिर भी इस सवाल को एक बार वापस करते देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में से छोटी कौन सी संख्या है, बड़ी कौन सी संख्या है। तो 90 अपने को पता है भी 144 से क्या है, छोटी है, तो जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में क्या देना है, अपने को भाग देना है। यानी कि 90 का भाग अपने को किस में देना है, 144 में। तो देखो भाई मैं 90 का भाग 144 में देता हूं, कितनी बार जाता है भाई, सिर्फ एक बार जाएगा, कितना आएगा 90 आएगा। अब 144 में से 90 को माइनस करना है, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, और 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 54 शेषफल बचा। अब अपने को इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से कैसे लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि उसके हिसाब से जो ये अंदर वाला 144 है उस 144 को कैसे लिखेंगे, इन दोनों का गुणा, यानी 90 इंटू 1 और प्लस क्या कर देंगे 54, 90 इंटू 1 और प्लस क्या कर दिया 54, ये पहला अपने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अपने को जो शेषफल मिला है वो अपना बन जाएगा भाजक। अब अपने को ऊपर से एक संख्या उतारनी है, कहाँ, इसकी जगह, यानी जो पहले जिसका भाग दे रहे थे वो उसमें अपने को भाग देना है। अब 54 का पहाड़ा भाई एक बार बोलोगे कितना आएगा, 54 आएगा। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल ली, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6, इसने हासिल दी तो भाई ये 8 बन गया, 8 में से 5 गए तो 3, यानी 36 बचा। तो भाई अपन यहाँ किसको लिखेंगे, 90 बराबर 54 इंटू 1 प्लस 36, तो 54 इंटू 1 प्लस कितना लिख दिया अपन ने 36 लिख दिया। अब देखिए भाई अब अगली कौन सी संख्या नीचे उतरेगी, 54 उतरेगी, और 54 में 36 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, एक, यानी देखो भाई 4 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल ली तो भाई 14, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ 4 में से 3 गए तो 1, यानी 18 बचा। आप देखिए भाई 54 को कैसे लिखेंगे, 54 बराबर हो जाएगा 36 इंटू 1 प्लस 18, 54 बराबर 36 इंटू 1 प्लस 18। अब कौन नीचे आएगा भाई, 36 आएगा नीचे, तो 36 में क्या 18 का पूरा जाता है, कितनी बार जाता है 2 बार, शेषफल आ गया 0, यानी भाई अब अपने आंसर कंप्लीट हो गया। अपने को 36 बराबर क्या मिला, 18 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ देखिए भाई किसका भाग देने पर 0 आया तो क्या 18, यहाँ पर भी सबसे पहले नंबर पर कौन है तो क्या 18, तो आपको मिलेगा HCF बराबर कितना मिल गया 18। ये इसका आंसर था, ये अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब इसका इसी चैप्टर का अपने एक और प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर में, जो अपने प्रश्नमाला 2.2 में आएगा, तब मैं उसको बता दूंगा, ठीक है।